नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं अर्थव्यवस्था सीरीज का पार्ट नंबर 3। 2 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उन लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इसकी 2 क्लास हम पहले कर चुके हैं। ये जो इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं अपनी लूसेंट की जो जीके है उसमें से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लूसेंट की जीके बहुत महत्वपूर्ण है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपके वनडे एग्ज़ाम हैं या फिर आपके जो भी एग्ज़ाम हैं पीसीएस लेवल के भी, टीचिंग के भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में जो जीएस पूछी जाती है उस हिसाब से ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक विकास की माप से शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और उससे पहले जो अर्थव्यवस्था के सेक्टर हैं, अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये सभी टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो पिछली 2 वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो आर्थिक विकास की माप विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप और विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति यानी कंपैरिजन करने के लिए हम 5 दृष्टिकोण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, ठीक है। जो बेसिक नीड के हिसाब से हम चेक करते हैं आवश्यकता प्रत्यागम जिसको कहते हैं आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। तो इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया। दरअसल इसका जो प्रतिपादन है वो ILO, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, कि विश्व जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्फ्रेंस थी या प्रोग्राम था, ठीक है, WEP का एक सम्मेलन चल रहा था, ठीक है। वहाँ पर 1970 और ये सम्मेलन हुआ था कब? 1976 में, 1976 में। तो 1976 में ILO के विश्व रोजगार सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन यानी UN और विश्व बैंक के सहयोग से, तो विश्व बैंक के साथ साथ इसमें UN भी शामिल था, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो ये प्रतिपादन हुआ 1976 में, ठीक है। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो प्रत्यागम है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 1976 और इसमें UN भी शामिल था, ठीक है। आगे हम देखते हैं जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम है, ठीक है, जिसे PQLI इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल PQLI की फुल फॉर्म इंग्लिश में जो होती है वो है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। तो भौतिक जो गुणवत्ता है आपके लाइफ की वही मापी जाती है इस निर्देशांक के अंदर। इसका जो प्रतिपादन है वो मॉरिस डेविड मॉरिस या कहीं कहीं पर इसका नाम मॉरिस डी मॉरिस के नाम से भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थी, ठीक है। वो दूसरे थे, ठीक है, वो महबूब उल हक थे HDI वाले, ठीक है। तो ये जो PQLI का प्रतिपादन है वो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा किया गया था। ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। 1979 में इसका प्रतिपादन किया गया, ठीक है। इस विधि में किसी भी देश का जो रहन सहन का स्तर है अर्थात आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों का औसत मान का प्रयोग किया जाता है और इनका जो औसत मान है वो 0 से 100 के पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। तो PQLI इंडेक्स निकालने के लिए 3 मुख्य इंडिकेटर्स होते हैं जिनको शामिल किया जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको शिशु कहा जाता है। तो जो शिशु होते हैं उनकी जो मृत्यु दर है वहाँ पर कितनी है, क्या उनके जीवन क्षमता है, ठीक है, या उनकी जीवन की जो स्तर है वो कैसा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके मापा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा है वैश्विक साक्षरता दर यानी अडल्ट जो लिटरेसी रेट है, जो वैश्विक जो लोग हो गए हैं उनकी जो साक्षरता का स्तर है वो कितना है। और तीसरा जो है वो है 1 वर्ष की आयु, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे इसको काट लीजिए, आपकी जो जीवन प्रत्याशा है, ठीक है। तो जो जीवन प्रत्याशा 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है एट एज ऑफ 1, ठीक है, ये ठीक है, एट एज ऑफ 1 यहाँ पे है। तो 1 वर्ष की जो आयु की जीवन प्रत्याशा है वो क्या है, इन सभी आधारों को यहाँ पर मापा जाता है PQLI। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्युता दर, अडल्ट लिटरेसी रेट नंबर 2, और तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट एज ऑफ 1।
इसके बाद में हम आगे देखते हैं जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम जो है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का अधिकतम मूल्य 100 होता है और न्यूनतम 1 होता है। 100 की ओर बढ़ने का मतलब होता है कि उत्तम स्थिति है, हमारी स्थिति कैसी है, अच्छी स्थिति है, और 1 की ओर बढ़ने का अर्थ होता है कि स्थिति कैसी है, खराब है। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको PQLI का प्रतिपादन मॉरिस डी मॉरिस ने किया, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता को मिला करके PQLI का निर्माण किया जाता है, जिसका मान 1 से लेकर के 100 तक का होता है। ठीक है, जहाँ पर 100 का अर्थ होता है कि आप अच्छी स्थिति पर हो और 1 का अर्थ होता है आपका खराब स्थिति पर हो, वैसे इसका जो पैमाना है 0 से लेकर के 100 रहता है। ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता विधि क्या होती है? क्रय शक्ति क्षमता का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी की। ठीक है, कितना आप खरीद सकते हैं चीज़ें। ठीक है, डॉलर के मुकाबले हालांकि इसकी काउंटिंग की जाती है। तो इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया, यानी IMF के द्वारा किया गया। आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर के लिए की तुलना के लिए कर रहा है। यानी $1 के बदले आप इंडिया में कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं और आप अमेरिका में कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो वो इंडिया और अमेरिका के बीच में या फिर पाकिस्तान में कितनी चीज़ें खरीद सकते हो $1 के बदले में। तो इस तरीके से तुलनात्मक जब अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए आजकल परचेजिंग पावर पैरिटी का ही जो है प्रयोग किया जा रहा है। और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, 2014 की विश्व विकास की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 2012 में परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखते हैं आगे, निवल आर्थिक कल्याण। अगला है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, निवल आर्थिक कल्याण। अब ये निवल आर्थिक कल्याण क्या है, इसको हम देखते हैं। दरअसल निवल आर्थिक कल्याण का मतलब होता है जितना भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो आपका होता है, एक देश जितनी भी उसकी बाउंड्री के अंदर और विदेशों से जो भी उसकी इनकम आने वाली होती है, उन सभी का जोड़ जो होता है वो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इसमें से जब हम उत्पादन की छिपी हुई लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियां घटाते हैं और उसमें साथ ही अवकाश और गृहिणियों की सेवाएं, ठीक है, इन सभी का जोड़ जब हम घटा देते हैं तो हमारा निवल आर्थिक कल्याण हो जाता है। यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा डिनोट कर रहा है हमारे इनकम को, और उस टोटल इनकम में से जो हमारी चीज़ें छुपी हुई रहती हैं, जैसे हमने उत्पादन की छिपी हुई लागत, जैसे एक खेत में काम कर रहे हैं जो परिवार हैं, उसमें सभी का श्रम लगा हुआ है, लेकिन जब हम इनकम को देखते हैं तो केवल एक खेत की इनकम मापते हैं। ठीक इसी तरीके से आधुनिक नगरीकरण की जो हानियां हैं, आधुनिक नगरीकरण की हानियों में हम इसमें देख सकते हैं जैसे परिवार का जो अलगाव हो रहे हैं, ठीक है, और तमाम ऐसी जो सामाजिक परेशानियां हैं लोगों को झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा अवकाश और गृहिणियों की जो सेवाएं, जैसे घर में हमारी माताएं खाना बनाती हैं तो उनकी जो सेवाएं हैं, या वो हमारे लिए कपड़े धुलती हैं या घर के काम करती हैं, उन सभी की सेवाओं को हम जो इनकम है उसमें शामिल नहीं करते हैं। तो जब हम इस टोटल सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से इन सभी छिपी हुई लागतों को भी जोड़ करके घटा देते हैं तो वो हमारा निवल आर्थिक कल्याण या नेट इकोनॉमिक वेलफेयर निकल कर आता है। सैमुएल्सन का मत है कि निवल आर्थिक कल्याण जो है, ठीक है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा। ये सैमुएल्सन का कहना था, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री ही रहे ये। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली और कोब ने 1989 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो ये हमने देखा 1989 में इसका प्रयोग किया गया था, जो जेम्स टोबिन है और सैमुएल्सन के द्वारा इनका प्रतिपादन दरअसल किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया इस धारणा का जो NEW का प्रयोग है वो सबसे पहले डेली और कोब ने 1989 में किया था। जीवन में जो गुणवत्ता में सुधार है, यानी आर्थिक विकास की जो मापक है, कि माप के लिए विलियम नॉर्थहास और जेम्स टोबिन ने एक शब्द का प्रयोग किया था, मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यानी MEW की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुएल्सन ने संशोधित करके NEW कर दिया। ठीक है, तो दरअसल जो NEW है वो सैमुएल्सन की ही देन था। ठीक है, कहाँ आ गए हम, एक मिनट, हाँ,
तो जो हमारा यहाँ पे हमने देखा कि जो NEW की अवधारणा है दरअसल सैमुअलसन ने ही दी थी, जिसको सुधार किया था। सबसे पहले इसका प्रयोग डेली और कोब ने 1989 में किया था, लेकिन जो MEW थी इससे पहले की अवधारणा उसे विलियम नॉर्थहास और जेम्स टोबिन ने विकसित किया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये अंतर समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं आगे। इसके बाद में हमारा जो है वो पांचवा जो दृष्टिकोण था आर्थिक विकास को मापने का, पांचवा दृष्टिकोण है HDI। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिहाज से भी, और इसका जो करंट के हिसाब से क्वेश्चन भी बनता है, और करंट में आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है या इंडेक्स है उसमें भारत का जो स्तर है वो कितना रहा है। ठीक है, तो इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशंस के यानी UN डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी थे, और उनके सहयोगियों ने किया। और उनके सहयोगियों में एक नाम बहुत अच्छा शामिल होता है, वो है अमर्त्य सेन। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, उनका नाम क्या है, अमर्त्य सेन। मानव विकास के यहाँ पर 3 आधारभूत आयाम होते हैं। ठीक है, मानव विकास के जो 3 आधारभूत आयाम हैं उनमें ज्ञान यानी नॉलेज का स्तर क्या है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है, तथा क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित जीवन निर्वाह का स्तर क्या है। इन 3 चीज़ों के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मापा जाता है। दरअसल यह सूचकांक किसी भी देश की जो जीवन प्रत्याशा है यानी जीवन जीने का जो स्तर है, शिक्षा का स्तर क्या है, और प्रति व्यक्ति आय यानी क्रय शक्ति समायोजित जो है वो प्रति व्यक्ति आय के रूप में आप उसको याद रख सकते हो, से संबंधित है, जो देश में आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो HDI के 3 आयाम है। नॉलेज यानी शिक्षा का जो स्तर है वहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना शिक्षा या ज्ञान। दूसरा है जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ की क्या है। ठीक है, और तीसरी जो चीज़ है वो है क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में यानी जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है। इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। इन तीनों को मिलाकर के एक इंडेक्स बन जाता है, जिसे छोटे शब्दों में अगर कहा जाए तो वो होता है आपका LI यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन का जो स्तर है उसके लिए EI का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, EI, और उसके बाद में जो एक शब्द बनता है आपका जीवन प्रत्याशा हो गया। ठीक है, जन्म के समय LI, और प्रति व्यक्ति आय, हाँ इनकम के लिए II। अब इन तीनों की जब गुणा की जाती है, इस तीनों की गुणा करने के बाद में इसकी जो 1/3 हो कर देते हैं हम इसको, यानी इसका घनमूल जब हम निकाल देते हैं तब इसका जो आंसर होता है वो दरअसल हमारा HDI निकलता है। तो HDI निकालने का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आपकी लूसेंट में शायद ये नहीं दे रखा है, तो जो लोग लिखना चाहें या नोट करना चाहें वो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए LI इंटू EI का मतलब होता है एजुकेशन का स्तर, II यानी इनकम का इंडेक्स जो होता है, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करके इसका घनमूल हम निकाल लेते हैं यानी पावर इसकी कर देते हैं 1/3। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आ जाता है आपका HDI। मानव विकास का जो उच्चतम मान है वो 1 तक हो सकता है यानी 1.0 तक हो सकता है। ठीक है, HDI का मान कितना हो सकता है, 1.0 तक हो सकता है। मानव विकास सूचकांक जो है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय आदि के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला UNDP का सूचकांक है, जो हमने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। स्वास्थ्य यानी जीवन का जो स्तर है, दीर्घ और स्वस्थ जीवन कितना जीते हैं लोग वहाँ पर, इसका स्वास्थ्य का संकेतक भी इसको हम कह सकते हैं। शिक्षा क्या है या एजुकेशन का जो स्तर है वहाँ पर वो कैसा है। दरअसल यहाँ पर एजुकेशन के लिए 2 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। एक तो आपका होता है स्कूलिंग का जो औसत स्तर कितना है। ठीक है, यानी औसत जो बच्चे हैं वो स्कूलिंग में कितने वर्ष तक वहाँ पर रह रहे हैं यानी औसत निकालते हैं। और दूसरा है स्कूलिंग के प्रत्याशित वर्ष यानी उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उम्मीद क्या है। तो एक निकलता है प्रत्याशित और एक निकलता है औसत। ठीक है, स्कूल के जो इंडिकेटर हैं उसमें ये 2 चीज़ों को शामिल किया जाता है। और तीसरा आपकी इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है। इसको यहाँ पर मैं एक ग्राफ के जरिए आप लोगों को समझाने के लिए लेकर आई हूँ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हेल्थ यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है,
LI के माध्यम से नोट कर सकते हो आप। एजुकेशन के हिसाब से, एजुकेशन में कितनी चीज़ें होती हैं, एक तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी औसत वर्ष कितने हैं स्कूल के, और तीसरा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी 2 इंडिकेटर्स यहाँ पे एजुकेशन के अंदर शामिल किए जाएंगे। अगला जो इंडिकेटर है सूचकांक लाइफ स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों के, यानी और लिविंग स्टैंडर्ड किसके हिसाब से बनते हैं, आपकी इनकम क्या है, रहने के स्तर से बनेंगे। ठीक है, तो ग्रोस नेशनल जो इनकम होती है पर कैपिटा के हिसाब से, नहीं प्रति व्यक्ति के हिसाब से, वो कितनी है, इन चीज़ों के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का माप किया जाता है। जब इसका LI का, ठीक है पेन चेंज कर लेती हूँ, लाइफ यहाँ पे LI का ये EI है और ये HI है, ठीक है, या फिर आप इसको इनकम वाला कह सकते हो II। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका आप घनमूल कर देते हैं या इसकी पावर 1/3 कर देते हैं तो आपका HDI निकल कर आ जाता है। कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो इंडेक्स में कितनी चीज़ें शामिल होती हैं, आपकी हेल्थ होती है, एजुकेशन होती है और लिविंग स्टैंडर्ड शामिल होते हैं। डायमेंशन आपके हो गए 3, यानी हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। और इसके इंडिकेटर टोटल मिलाकर के कितने हो गए हैं, 4। एक तो हेल्थ का हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जीवन के जो जन्म के स्तर पर कितनी जीवन प्रत्याशा है वो, और एजुकेशन यानी शिक्षा के उस पर 2 हो गए, और स्कूलिंग के औसत वर्ष कितने हैं और एक्सपेक्टेड यानी प्रत्याशित वर्ष कितने हैं, और जो चौथा है वो हमारा हो गया ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, ये हमारे इंडिकेटर्स हो गए हैं। स्केल की अगर मैं बात करूं तो स्केल जो हमारा होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। एक सारणी आपकी किताब में दे रखी होगी, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए कि 0 से अगर 0.550 से कम वाले जो भी कंट्री हैं, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ठीक है, तो 0.50 से लेकर के लिख दे रही हूँ, 0 से लेकर के 0.550 तक अगर किसी का स्कोर है तो वो लोग लो कैटेगरी में आते हैं, निम्न मानव विकास वाले देश उनको कहा जाता है। और 0.550 से लेकर के जिनका डाटा है 7 तक, ठीक है, यानी 7 से कम तक रहेगा तो वो लोग मध्यम मानव विकास वाले देश कहे जाएंगे। 7 से लेकर के यानी 0.7 से लेकर के जिनका डाटा 0.7 से लेकर के, ठीक है, 799 तक जाता है, कितना 799 तक जाता है तो वो लोग उच्च मानव विकास वाले देश कहे जाएंगे। और 799 यानी 8 से अगर ज़्यादा है उनका डाटा तो 8 से ज़्यादा वाले 0.80 से लेकर के 1 तक जिनका डाटा है तो वो बहुत उच्च मानव विकास वाले देश कहे जाएंगे। ठीक है, तो भारत इसमें से किस स्तर पर आता है, इसका आधार हमेशा जो रिपोर्ट निकलती हैं समय समय पर, उन रिपोर्टों के आधार पर ही इसका संज्ञान लिया जाता है कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, 2023 का आपको डाटा लिख करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि HDI 2023 वाला जो डाटा था उसमें भारत की रिपोर्ट, जो भारत की जो स्तर था वो क्या था। अभी 2024 वाला आने वाला है, 13 मार्च को डिक्लेयर होगा वो, उसका भी डाटा मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख कर बता दूंगी या कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दूंगी। ठीक है, वो डाटा भी आपको तैयार करना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलती हूँ मैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।